वेलकम टू रशिया एकेडमी दोस्तों। एक लंबा समय हो गया है जहां से हम लोग चर्चा नहीं कर पाए हैं क्लासेस के बारे में। 20 टॉपिक याद होगा आप लोगों को, और उस 20 टॉपिक्स को कवर करने के लिए वीडियो सीरीज रीलॉन्च हो रही है। ये जितने भी पीछे आप मेरे टॉपिक देख रहे हैं, इन सभी के सभी टॉपिक्स को हम लोग इसी वीक में यानी आने वाले 1 या 2 दिन में पूरा कवर करेंगे। जितने भी आपके सामने आज ये टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं आपके लिए। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जब आप मुख्य परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो जब आप पॉलिटी को पढ़ते हैं उस समय आपका 1.8 में एक टॉपिक आता है जवाबदेही एवं अधिकार, जिसमें आपका प्रतिस्पर्धा आयोग, उपभोक्ता न्यायालय, सूचना आयोग, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा आयोग, ये सारे के सारे क्या हैं आपके आयोग आपको मिलते हैं। अब ये टॉपिक मैंने क्यों चुना है, क्योंकि आपको याद होगा जब शुरुआत में मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था उस वक्त मैंने आपसे कहा था मैं 20 टॉपिक्स आपको कवर कराऊंगा, जो कि अब मैं अपने कोर्स में, जो कोर्स आपका 2020 के लिए मात्र 10,000 रुपए में, जिसके ऊपर अभी 1,000 रुपए आपका रिफंड चल रहा है, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। हमारा मेंस का कोर्स जो 19-20 को कवर करेगा, और हमारा टॉप 100 का बैच, और जिन्होंने पुराना 2019 का कोर्स लिया है सभी के लिए उपयोगी हो जाते हैं। तो आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि टॉपिक किस किस कोर्स में कहां कहां क्या कवर करेंगे, तो 2019 में ये क्या कवर करेंगे ये आप देख लीजिए। 2020 में जो मेंस का पेपर आएगा उसमें भी आपका ये टॉपिक दिया गया है। ये पेपर 2 है जो आपका 2020 का, उसके यूनिट 3 के अंतर्गत आपका दिया गया है, पार्ट ए के अंतर्गत। ये सभी आयोग आपके वहां पर भी दिए गए हैं, वो भी आपके कवर होंगे केंद्र से आयोग तक। और यदि इसी चीज को आप प्रारंभिक परीक्षा 2020 से भी जोड़ के देखते हो तो प्रारंभिक परीक्षा 2020 में भी आप सिलेबस उठा के देख लीजिए, क्योंकि मेरा मानना है आपको कोर्सेस बहुत सारे मिले होंगे, बहुत सारे कोर्सेस आप देखते होंगे ऑनलाइन, लेकिन टू द पॉइंट, टू द टॉपिक और संपूर्ण सिलेबस ये कवर करना ये हमारी गारंटी है। और जब इस बात की गारंटी की हम बात करते हैं तो हम आज से आने वाले अगले 45 दिन में आपको ये गारंटी देंगे कि आप टॉपिक निकाल के दिखाइए और बताइए कौन सा टॉपिक है जो हमारे कोर्स में कवर नहीं है। तो ये अगले 100 दिन में जो टॉपिक हमारे कोर्स में अपडेट होने वाले हैं, कोर्स वाले लोग भी काफी परेशान हो रहे थे कि काफी दिन से अपडेट नहीं हुआ है, ये सारे टॉपिक आपके कल शाम तक या परसों शाम तक, कल या परसों शाम तक ये सारे टॉपिक्स आपके विथ नोट्स अपडेट हो जाएंगे, और हम आपको इसके साथ में पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। तो बिना देरी किए अब हम लोग सीधे चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। और यहां पे हम एक चीज का और ध्यान देते हैं कि जब हमें पढ़ना है तो पढ़ते वक्त हमें कहीं से कोई कोताही नहीं बरतनी है, ताकि हम कंप्लीट सिलेबस को कवर करें। यही चीज मैंने आपको सिलेबस का पूरा दिखाया हुआ है, ठीक है। जवाबदेही और अधिकार में आपका पहला टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं आज, वो है आपका मानव अधिकार आयोग। आपको याद होगा मैंने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पहले भी पढ़ाया है, तो यहां पे मैं 2 नोट्स आपको प्रेफर करने के लिए बोलूंगा। एक ये नोट्स जो मुख्य परीक्षा 2020 को आधार मानकर और 2019 को आधार मानकर प्रश्न प्रवृत्ति में दिए गए हैं कि भाई मानव अधिकार आयोग क्या है, इसकी संरचना क्या है, संगठन क्या है, उसमें हम पढ़ेंगे यहां पर। और साथ में हम मानव अधिकार आयोग को देखेंगे। अपने पुराने जो मेरे नोट्स थे उसमें भी मैंने मानव अधिकार आयोग को आपको पढ़ाया हुआ था, उसके साथ में भी हम मानव अधिकार आयोग को पूरी तरीके से यहां पर क्या करेंगे देखेंगे। वो नोट्स भी जस्ट मैं आपके लिए भी ओपन कर लेता हूं, जस्ट एक सेकंड आप वेट करें। ऑल 3x ये सारे नोट्स आपके बनके तैयार हो चुके हैं, और थोड़ा सा टाइम मुझे लगा, लेकिन खैर ठीक है, कोई बात नहीं, देर भली दुर्घटना से, अभी कोई दुर्घटना नहीं हुई है। ये यहां पे मैं आपको आयोग में जो इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर होंगी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग में, दोनों में आपको यहां पर कवर करूंगा। तो राष्ट्रीय और राज्य मानव अधिकार आयोग दोनों आपको कवर करूंगा। फैक्चुअल तौर पे भी मैं आपको यहां पर देखूंगा, और आपका डिटेल्ड तौर पर भी मैं इन दोनों चीजों को आपके लिए क्या करूंगा, कवर करूंगा। सबसे पहले एक बात हमें ध्यान देनी है कि आखिर मानव अधिकार है क्या, मुद्दे की बात आती है। तो इसकी परिभाषा यदि मेंस के हिसाब से हम लोग यहां पर आगे बढ़ेंगे तो यहां पे आप देखेंगे मानव अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को उसके जन्म से ही प्राप्त ऐसे मूलभूत अधिकार हैं जो जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना उसको प्राप्त होते हैं। यहां पर एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस रहेगा, वो डिफरेंस आपको हमेशा यहां पर अपना ध्यान रखना है। उस डिफरेंस के बारे में भी हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं तुरंत, ठीक है। वो चर्चा क्या है, आप जब पॉलिटी में पढ़ते हो तो पॉलिटी में आपको दिखाया जाता है, एक तरफ यदि आप बात करोगे पॉलिटी के अंतर्गत, तो पॉलिटी में एक तरफ आपको पढ़ाया जाता है क्या है आपका मूल अधिकार। ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है ताकि आप अंतर स्पष्ट करें कि जब मानव अधिकार और मूल अधिकार में थोड़ा सा अंतर है। एक्चुअली जब 1215 का आपका मैग्ना कार्टा आया ब्रिटेन का, तो वहां पर जो प्राकृतिक अधिकार होते थे उन प्राकृतिक अधिकारों को मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स के तौर पर डिफाइन किया गया था। प्राकृतिक अधिकार से मतलब क्या है, जैसे जीना, जीना एक व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है, हर व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है। खाना,
स्वास्थ्य, ठीक है, आवास, स्वच्छ पर्यावरण, ये सब क्या है? मानव के मूलभूत अधिकार हैं। ठीक है, अब भारत देश में क्या है? भारत देश में मानव अधिकारों को दो श्रेणी में बांटा गया था। यदि मैं इसको मानव अधिकार लिख दूं तो मानव अधिकारों को भारत देश में दो श्रेणी में बांटा गया। एक तो आपका बांटा गया डीपीएसपी में बांटा गया, और दूसरा आपका बांटा गया है किसमें? मूल अधिकार में, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स के तौर पर जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे समस्त अधिकार जो एक मानव को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं, वे सब आपके किसके अंतर्गत आएंगे? वे सब के सब आपके आएंगे मानव अधिकार के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएंगे? आपके मानव अधिकार के अंतर्गत। इसको हम अगर लिखें मेंस में तो कैसे लिखेंगे? मानव अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को उसके जन्म से ही प्राप्त ऐसे मूलभूत अधिकार हैं जो जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त होते हैं। ठीक है, मानव अधिकारों में मुख्यतः जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, काम एवं शिक्षा का अधिकार आदि आते हैं। अब यदि आप कहेंगे कि भाई सर यही तो हमारे मूल अधिकारों में है, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि मूल अधिकार और मानव अधिकार अलग हैं? उस पॉइंट पे भी अभी हम चर्चा करेंगे। एक यहां से नेल्सन मंडेला का आप कोटेशन पढ़ लीजिए, लोगों को उनके मानव अधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है। ये कोटेशन क्यों मैंने यहां पर ऐड किया है? आपको एक बात समझना पड़ेगा, कोई भी डेमोक्रेसी, कोई भी राज्य तब तक एक राज्य नहीं है जब तक उसके व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार यानी कि मानव अधिकार उसके पास में नहीं है। यदि किसी राष्ट्र में किसी व्यक्ति के पास में जीवन की स्वतंत्रता नहीं है, रहवास की स्वतंत्रता नहीं है, उसे गुलाम बनाया जाता है, उसे यातनाएं दी जाती हैं, अभिव्यक्ति वो नहीं कर सकता है, काम वो नहीं कर सकता है, शिक्षा वो ग्रहण नहीं कर सकता है, यदि वो अपने जीवन को संचालित होने वाली क्रियाओं के ऊपर स्वनियंत्रण नहीं रख सकता है, तो उस देश में मानव अधिकार का उल्लंघन होता है। भारत जब आजाद हुआ उस समय पे हमारे पास में समस्या क्या थी कि हमारे पास हर अधिकार हम दे सकें अपने नागरिकों को, शायद उतना फंड, यदि हम बात करें शायद उतना फंड हमारे पास ना हो, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में उतनी सुविधाएं या उतनी व्यवस्थाएं ना हो। तो भारत देश में जो सबसे ज्यादा जरूरी थी, जैसे आपका वाक स्वतंत्रता, ठीक है, जीवन की स्वतंत्रता, ठीक है, इसके बाद में आपकी धार्मिक स्वतंत्रता, काम करने की स्वतंत्रता, जितने भी आपको स्वतंत्रताएं हैं, और साथ में इसमें अधिकार, कैसे अधिकार? समानता का अधिकार आपको दे दिया है। ये समस्त जितने भी आप अपने फंडामेंटल राइट्स में अधिकार पढ़ते हो, ये सभी उस समय लागू कर दिए गए जब आपका देश आजाद हुआ। क्यों लागू कर दिए गए? क्योंकि यदि ये अधिकार भारतीय नागरिकों को नहीं दिए जाएंगे तो भारत में लोकतंत्र की जो परिभाषा है वह अधूरी रह जाएगी। कुछ ऐसे अधिकार थे जो हम उस वक्त नहीं दे सकते थे, जैसे समान वेतन, जैसे पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे अधिकार थे आपके जो एक मनुष्य के होते होने कहां डाल दिया? डीपीएसपी में। क्या कहा गया डीपीएसपी में डालने के बाद में? जैसे एक समय पे शिक्षा का अधिकार भी इसके अंतर्गत आता था, अब तो 21 के अंतर्गत डाल दिया गया है आपका। ठीक है, क्या कहा गया डीपीएसपी में? डीपीएसपी में कहा गया कि ऐसे अधिकार जिनके बिना अभी मूलभूत जीवन संभव है, उनको राज्य अपनी सुविधा अनुसार भविष्य में क्या करेगा? नागरिकों को प्रदान कराता रहेगा। आपने देखा डीपीएसपी के ऊपर जितने भी आपके प्रावधान है, धीरे धीरे नियम और अधिनियमों के माध्यम से उनको क्या किया गया? आपका लागू किया गया। ये रूपरेखा मैंने आपको क्यों बताई? आपको इस बात को समझना पड़ेगा। पुनः हम कहां चलते हैं? अपनी क्लास के ऊपर। ठीक है, मानव अधिकार आयोग जो बना है आपका, वह इन सभी अधिकारों से स्वतंत्रता के लिए बना है। ठीक है, तो अगर मुख्य परीक्षा में आपसे आता है कि मानव अधिकार आयोग में क्या है, तो पहले आप मानव अधिकार की परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, मानव अधिकार में मुख्यतः क्या क्या शामिल होता है यह भी आप लिख सकते हैं। और यदि मानव अधिकार पे आपका निबंध आता है तो उसकी शुरुआत आप नेल्सन मंडेला के इस कोटेशन से भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की, जिन्हें मैं दो नोट्स के साथ में आपको यहां पर क्लियर करता चलूंगा। एक तो यहां पर भी आपको राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग दिया गया है, यहां पे भी आप देखते चलना राष्ट्रीय मानव अधिकार दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले अगर प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से इसको देखोगे तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन जो है वो आपका 13 अक्टूबर 1993 को किया गया था। प्रथम इसके अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा थे। वर्तमान अध्यक्ष इसके न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू हैं।
सदस्य इसमें 3 है वर्तमान में अभी। न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत हैं, श्रीमती ज्योतिका कालरा है, डॉक्टर ध्यानेश्वर मनोहर मुलय हैं। यह बात आपको ध्यान रखना है, आज आपकी प्रारंभिक परीक्षा नहीं आई है, हालांकि कभी भी सदस्यों का नाम नहीं पूछा गया है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा के समय जब आपका पेपर होगा उस समय यदि इन सदस्यों में कोई परिवर्तन होगा तो मैं उसको बता दूंगा। क्योंकि भले आपको मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम नहीं पढ़ना है, लेकिन राज्य मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग दोनों के दोनों आपके सिलेबस के पाठ प्रारंभिक परीक्षा में हैं और दोनों से ही संबंधित प्रश्न आपकी क्या है, मुख्य परीक्षा में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसमें गठन के बारे में, जो डिटेल में आप लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इसमें डेट को लेके कंफ्यूजन है क्या? 12-13 अक्टूबर, 2 डेट है इसमें। 13 अक्टूबर मैंने अपने नोट्स में लिखी हुई है, आई थिंक ये 12 अक्टूबर है, पुराना इसमें कुछ गलती हुई थी, इसको फिर भी आप चेक करेंगे, विकिपीडिया से मैंने नोट्स लिखा था। देखो एक बार ध्यान रखना, डेट्स में कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए आप परेशान मत होना उसको। 12 अक्टूबर अभी आप इसको लेके चलें, क्योंकि करेक्शन के साथ में नए नोट्स हमारे बने हुए हैं। तो 12 अक्टूबर 1993 को, और इसमें कोई ये मत बोलना सर डेट ही क्लियर नहीं लिखी है, ऐसा मत बोलना है ना, ठीक है, सर्च कर लेना। 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है, जब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को आप लिखते हैं, यह एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है, यानी इसे विधि के माध्यम से बनाया गया है। वह विधि कौन थी? वह विधि थी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। यह संविधान द्वारा प्रदत्त मानव अधिकारों जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता आदि की रक्षा और उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि मानव अधिकार आयोग, जैसे आपको याद होगा प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है कि न्यायपालिका मानव अधिकार मूलभूत अधिकारों की प्रहरी है, व्याख्या कीजिए। उसी प्रकार आपसे प्रश्न मानव अधिकार में पूछा जा सकता है कि मानव अधिकार आयोग मूल अधिकारों का या मानव अधिकारों का प्रहरी है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यह एक वैधानिक निकाय है, जिसका वैधानिक निकाय का मतलब क्या होता है कि किसी विधि के अंतर्गत इसका नियम बनाया गया है, इस आयोग को गठित किया गया है। वह विधि कौन सी है? वह विधि है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। गठन कब किया गया? 12 अक्टूबर 1993 को। क्या करता है? यह संविधान द्वारा प्रदत्त मानव अधिकार, उदाहरण के तौर पर जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, रक्षा का समानता का अधिकार आदि की रक्षा और उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आगे आयोग उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष से कम समय हुआ हो। अब ये बात तो मैं अभी आपको डिटेल में बताने वाला हूं, ठीक है। तो हम पहले चलते हैं गठन के उद्देश्य को लेकर चलते हैं कि आखिर आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि मानव अधिकार आयोग के गठन का उद्देश्य क्या था, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर मानव अधिकार संरक्षण के प्रयासों को सशक्त एवं निष्पक्ष बनाना, इसका कहने का मतलब क्या है? आप सबसे पहले यहां पर यह समझिए कि मान लीजिए सरकार कई प्रयास कर रही है। सरकार ने अगर देख लिया जाए यहां पर कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो SC/ST एक्ट है, इसको भी हम क्या ले सकते हैं, किसके अंतर्गत ले सकते हैं? आपके मानव अधिकार के अंतर्गत ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि यह आपकी जो मानवीय गरिमा है, उस मानवीय गरिमा को ठेस पहुंच रही थी। ठेस कैसे पहुंच रही थी? जो SC/ST समाज के लोग हैं उनको उच्च वर्ग के द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। प्रताड़ित कैसे किया जाता था? हो सकता था इसमें क्या हो, आपका बंधुआ मजदूरी हो, ठीक है, या इनको कम वेतन देके अपने पास में रखना, या इनको जातिगत टिप्पणी के आधार पर इनके मनोबल को गिराना। ये सभी चीजें क्या हो रही थी आपकी? ये सबकी सब चीजें आपकी कैसे की जा रही थी? कहीं ना कहीं एक मनुष्य का जो अधिकार है, जैसे जीने का अधिकार हमें मूल अधिकार के रूप में दिया गया है, मानव अधिकार है, गरिमा का अधिकार हमारा मानव अधिकार है, उसके अंतर्गत दी गई थी। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया? सरकार ने एक आपका नियम बना दिया। और इसको डिटेल में यदि आपको समझना है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर की आप बात करें, जम्मू एंड कश्मीर में एक प्रकार से कहा जाए आपका मार्शल लॉ फॉलो होता है। मार्शल लॉ को आप सिंपल समझ लीजिए, कहीं ना कहीं वहां पर आर्मी जो है, आर्मी के आपके कुछ प्रमुख प्रावधान है। ऐसी असम में भी आप देख लीजिए कुछ जगहों पर ऐसी चीजें हैं, या जहां जहां सीमा विवाद है, जहां पर आर्मी है, वहां पर कुछ ऐसे लॉ होते हैं। तो इस समय यह भी संभावना आपकी बन जाती है कि कहीं आर्मी के द्वारा या कहीं सरकारी तंत्र के द्वारा, किसके द्वारा? सरकारी तंत्र के द्वारा किसी परिस्थिति में एक मनुष्य को प्रताड़ित क्यों तो नहीं किया जा रहा है। जैसे यदि आप यहां पर देखेंगे, एक मूवी थी, आप अगर उस मूवी को अभी देख पाए, वो मूवी थी शौर्य। शौर्य मूवी में क्या था? उसका जो अफसर था, वो अफसर मुस्लिमों के खिलाफ बहुत ज्यादा तरीके से नाराज था, क्योंकि किसी कंडीशन में, किसी दंगे में, और किसी एक मुस्लिम ने उसके परिवार की हत्या कर दी थी। उस अफसर ने अपने फायदे का उठाकर अपने उस रंजिश को लेने के लिए क्या किया था? जो सामान्य मुस्लिम परिवार आपके जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, उस मूवी की बात कर रहा हूं, उनका क्या है? उनको मारना,
उनको गिरफ्तार करना, उनको प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया था। इसको आर्मी एक्ट के अंतर्गत क्या है, कल्पेबल होमिसाइड बोलते हैं, यानी कि जानबूझ के लोगों को अपनी किसी एक इच्छा के अंतर्गत मृत्यु तक ले जाना, ना कि उसका कारण होता है। तो इन सब घटनाओं को यदि आप तीनों को देखो, अभी भी आप कई बार सुनते होंगे, ऐसा होता नहीं, हमारी इंडियन आर्मी ऐसा करती नहीं है, लेकिन अगर कहीं गलती से ऐसा हो जाता है तो उस परिस्थिति में सरकार को यह अवगत कराना कि आपके तंत्र के द्वारा कहीं ना कहीं कोई नुकसान हो रहा है। हालांकि जो आपके सशक्त सैनिक बल होते हैं, इनको छूट दी जाती है, मानवाधिकार के ऊपर जांच नहीं कर सकती है, वह केवल सरकार को रिपोर्ट भेज सकती है। लेकिन हां, यदि कहीं किसी एक व्यक्ति की गलती की वजह से किसी भी मनुष्य के अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या बना है, आपका मानवाधिकार आयोग बना है। और यदि हम मानवाधिकार आयोग की बात यहां पर कर लें, कैसे कर सकते हैं, आपने कई बार देखा होगा न्यूज में, ये सब बातें आपको समझ, कई बहुत छोटी छोटी चीजें, क्योंकि जब तक आप एसेंस नहीं समझोगे मानवाधिकार आयोग को बनाने की, तब तक वो क्लैरिटी से आप मुख्य परीक्षा में, निबंध में तो आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे और वैसे भी नहीं लिख पाओगे। जितना आपको देखो लिखना है, आप याद रखना, जितना आपको लिखना है उतना मैंने आपको नोट्स में दे दिया है, ठीक है। अब आपने एक चीज कभी देखी होगी कि किसी व्यक्ति को क्या किया गया है, गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, कोई भी हो सकता हो व्यक्ति, और उसके बाद में उसको क्या किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। या आपने केस में कई बार सुना होगा, किसी एक व्यक्ति को क्या कर लिया गया है, कैद कर लिया गया। आपने देखा किसी मां बाप को, किसी बूढ़े मां बाप को, किसी नौकर को, किसी दबंग लोगों ने अपने यहां पे क्या कर लिया, कैद कर लिया। ये सब क्या है, उनके मानव अधिकारों का क्या है, उल्लंघन है। और ऐसे जब भी कोई केस होते हैं तो उसमें आपने एक नाम सुना होगा, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। हमेशा आप देखो मानव अधिकार वाले अपना झंडा लेके बुलंद कर देते हैं। कई बार इसको विवाद भी होता है कि जब कोई सैनिक मारा जाता है तब कोई मानव अधिकार वाला नहीं आता है, और जब पत्थर फेंकने वाले मारे जाते हैं तो उनके लिए क्या हो जाते हैं, मानव अधिकार आयोग आपका खड़ा हो जाता है। यहां तक कि यहीं से मुझे जो बात आता आई, तो आपके पत्थर फेंकने पहले पत्थरबाज, जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट क्रिकेटर आपके जम्मू कश्मीर में पैदा हुए हैं, जो हमारी आर्मी के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, अगर उनको भी कुछ होता है तो उनको बचाने के लिए कौन जाता है, मानव अधिकार। खैर, हमें नफरत या फिर हमें नेगेटिव फैक्ट्स की तरफ नहीं जाना है, हमें एक बात को समझना है कि मानव अधिकार आयोग का जो उद्देश्य है वो क्या है, मानव अधिकार संरक्षण के प्रयासों को सशक्त एवं निष्पक्ष बनाना। यानी कि सरकार ने अगर प्रयास कर भी दिए हैं मानव अधिकारों को संरक्षण करने के लिए, तो वो सशक्त बने रहें। एक ऐसी संस्था आपकी बनी है मानव अधिकार, जो सरकार द्वारा किए गए कृत्यों का क्या करती है, चेकअप लगाती है, और अगर कहीं उसे समझ में आता है कि किसी के मानव अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह वहां पर क्या करती है, एक्शन लेती है। क्लियर? यह एक स्वतंत्र संस्था के रूप में उल्लंघन से जुड़े मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता है। यहां पर यदि किसी व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो यह सरकार का क्या करता है, ध्यान आकर्षित करता है। साधारण शब्दों में इस संस्था का गठन सरकार द्वारा मानव अधिकारों की रक्षा के लिए जो प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों के सुचारू समन्वय के साथ में संचालन हेतु किया गया, ताकि कहीं कोई गड़बड़ ना हो। दूसरा, यदि किसी परिस्थिति में किसी मानव अधिकार का उल्लंघन होता है तो उस परिस्थिति में यह एक संस्था है जो हो रहे उल्लंघन, यानी किसी व्यक्ति या समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार जो कि राज्य के द्वारा किया जा रहा है। याद रखना, SC/ST एक्ट और मानव अधिकार संरक्षण एक्ट में अंतर क्या था, यह बात भी आपको यहां पे बहुत ज्यादा मुख्यतः समझने की जरूरत है। SC/ST एक्ट हो या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम हो, वहां पर आप देखेंगे सजा व्यक्ति को दी जाती है किसी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार करने के लिए। लेकिन मानव अधिकार आयोग का गठन क्यों किया गया है कि यदि सरकारी तंत्र के द्वारा, यदि सरकार के द्वारा कोई गुस्ताखी की जाती है तो उस समय सरकार को अवगत कराएगी कि आपका कर्तव्य अपने देश के नागरिकों के मूलभूत या मानव अधिकारों का रक्षा है, आप उनकी रक्षा कीजिए। वो रिपोर्ट्स भेज के उनके ऊपर उनसे रिपोर्ट मांग के हर तरीके से कोशिश क्या करेगी, हर तरीके से कहीं ना कहीं कोशिश ये किया जाएगा आपका कि व्यक्तिगत मानव अधिकारों का क्या है, आपका हनन ना हो। क्लियर है? इसको अपने पुराने नोट्स में भी एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें गठन के बारे में बात आती है। पुराने नोट्स जो सबसे पहले मैंने एक्ट पढ़ाए थे उसमें ये भी चीजें मैंने लिखी हुई है। अब आगे हम लोग यहां पर देखते हैं संरचना। संरचना इसमें क्या है, संरचना में आपके अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं जिसमें 4 न्यायिक सदस्य होते हैं और कुछ आपके पदेन सदस्य होते हैं। ये पदेन सदस्य कौन कौन से हैं? पदेन सदस्य का भी आपको समझना पड़ेगा। यहां पर पदेन सदस्य वो होते हैं, जैसे यदि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपको धीरे से समझना पड़ेगा इस एग्जांपल को, कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है?
नीति आयोग का जो आपका अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री कैसा होता है नीति आयोग का? प्रधानमंत्री नीति आयोग का आपका पदेन अध्यक्ष होता है। यानी कि इसको आप सिंपल, यदि एक भाषा में आपसे पदेन सदस्य के बारे में या पदेन अध्यक्ष के बारे में कभी पूछा जा सकता है, यदि सिंपल भाषा में आप यहां पर समझने की कोशिश करो कि जो व्यक्ति पद पर है वह ऑटोमेटिकली उस संस्था का सदस्य या अध्यक्ष हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका राज्य के अंतर्गत यदि आपका नीति आयोग है, ठीक है, या राज्य के अंदर पहले आपका क्या होता था, इसको क्या बोलते थे हम लोग यार, प्लानिंग कमीशन जो आपका होता था राज्य के अंतर्गत, तो मुख्यमंत्री उसका क्या हो जाता था? मुख्यमंत्री उसका पदेन अध्यक्ष होता था। इसका मतलब क्या है कि जब तक, जिस दिन तक कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तब तक वह अध्यक्ष थे। अब जब से शिवराज आ गए हैं तब से शिवराज अध्यक्ष हैं। यानी इसके लिए अलग से कोई पद की शपथ या गरिमा लेने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति इस पद पर आसीन होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? पदेन सदस्य हो जाएगा। अब इसमें पदेन सदस्य आपके कौन कौन से हैं ये आपको समझना है कि यहां पर आपके पदेन सदस्य कौन कौन से आ जाते हैं। ठीक है, पदेन सदस्य आपके जो आते हैं वो है SC, ST, OBC, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, WC यानी वुमेन कमीशन यानी महिला आयोग, माइनॉरिटी कमीशन यानी आपका अल्पसंख्यक आयोग, और बाल संरक्षण आयोग और बाल संरक्षण आयोग, और उसके बाद में आपका दिव्यांगजन आयोग। ये सभी क्या होते हैं? आपके पदेन सदस्य होते हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति इस पद पर बैठेगा वो ऑटोमेटिकली ही मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य हो जाएगा। और 4 उसमें न्यायिक सदस्य होते हैं। अब इसको डिटेल में आप यहां पर समझ लीजिए। ठीक है, 4 न्यायिक सदस्य में आप देख लीजिए, एक तो जो होता है अध्यक्ष होता है न्यायिक सदस्य, और बाकी 3 ये लोग होते हैं जिसमें से न्यायमूर्ति भी आपके हो सकते हैं, और मानव अधिकारों के क्षेत्र में जो भी लोग मानव अधिकार के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं वो भी यहां पर हो सकते हैं। जैसे वर्तमान में भारत में न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र, श्रीमती ज्योतिका कालरा और ध्यानेश्वर महरो, ये भी आपके क्या है? सदस्य हैं। अगला, यदि चूंकि हमें राज्य अधिकार मानव अधिकार आयोग भी देखना है, राज्य में यदि आप देखेंगे MP में इसका गठन 1995 में किया गया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष नरेंद्र कुमार जैन है। सदस्य इसमें 2 हैं, सरबजीत सिंह और मनोहर ममतानी, ये आपके सदस्य हैं। अब देखिए यहां पर जो सदस्य और होते हैं, और कौन कौन से आपके सदस्य होते हैं उनके बारे में भी यहां पर यदि हम चर्चा कर लें। ठीक है, यहां पर सदस्य जो होंगे, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा एक, दूसरा जिला न्यायाधीश या कम से कम जिसको 7 वर्ष का 7 वर्ष का अनुभव होगा वो, और जो एक मानव अधिकार विशेषज्ञ होगा। फिर मैं कंफ्यूजन दूर करता हूं, राज्य मानव अधिकार आयोग में सदस्य अलग होते हैं, वो आपको अलग पढ़ना है, और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अलग होता है। राज्य मानव अधिकार आयोग में यदि आप देखेंगे तो आपके 3 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? आपके 3 सदस्य होते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं अध्यक्ष समेत आपके 3 सदस्य यहां पर मौजूद हैं, जो यहां पर आप देख सकते हैं। एक वहां पर सचिव होता है जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी के तौर पर क्या है आपका जाना जाता है। केंद्रीय जो आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होता है उसके अंतर्गत आपके क्या है? 4 तो आपके न्यायिक सदस्य हैं। कौन कौन आपके? जिसमें से आपके 3 सदस्य आपके हो गए न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत, श्रीमती ज्योतिका फुले और ध्यानेश्वर कालरा। इसके अलावा जो आपके पदेन सदस्य हैं, पदेन सदस्य कौन कौन से हैं आपके? पदेन सदस्य समझिए आप, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष, दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त, और इसमें एक महासचिव होगा जो आपका मुख्य कार्यपालन अधिकारी होगा। एक बात भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपके राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, ये 2006 में एक संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। जो संशोधन क्रमांक आपका क्या था? 43 था, क्योंकि तो प्रीलिम्स में आपसे कुछ भी पूछा सकता है। और 2019 में जो आपका अधिनियम संख्यांक 919 था, उसके तहत आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग और दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त यह आपके ऐड किए गए हैं। तो ये आपका क्या है? एक संरचना है। अब दोबारा चलते हैं, हम अपने मुख्य परीक्षा की तरफ चलते हैं। ठीक है, राज्य में भी यदि आप यहां पर देख लेंगे तो राज्य के अंतर्गत भी आपके 3 सदस्य यहां पर दिए गए हैं। आगे मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा आपको बताता चलूंगा। चलिए, इनका कार्य क्या होता है? अब आपको संगठन समझ में आ गया। संगठन या संरचना जब आपसे पूछी जाती है तो उसमें आप लिखेंगे अध्यक्ष, सदस्य, जिसमें 4 न्यायिक और पदेन होते हैं आपके। कार्यकाल, अब इसमें कार्यकाल की यदि बात करें, इन सभी का कार्यकाल, ये देखिए नोट्स मुख्य परीक्षा हिसाब से बने ताकि आंसर में, अब आप देखिए ये नोट्स बनाना क्यों इंपॉर्टेंट थे। आपको एक बात को यहां पर समझना पड़ेगा
कि यदि मैं इन नोट्स की बात करूं यहां पर, ठीक है, जो ये नोट्स आपके सामने है, यदि मैं इन नोट्स की बात करूं तो अगर आपसे संरचना 15 नंबर पूछे तो इतनी सब डिटेल आप, इतनी सारी जो डिटेल आपकी दी गई है आगे भी जाके आपको यहीं पे चलनी है, डिटेल आपकी पूरी राज्य के वगैरह में चलनी है, पूरी रिपोर्ट वगैरह, ये सब आप एक साथ नहीं लिख सकते हैं, आपको शॉर्ट मटेरियल में लिखना पड़ेगा। इसीलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने आपको शॉर्ट जैसे प्रश्न आपका बनता है विद डायग्राम आपको नोट्स बना के यहां पर हम दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया यहां पर, सबसे पहले हमने यहां पर पढ़ा राष्ट्रीय मानवाधिकार क्या है, मानवाधिकार का क्या है उद्देश्य क्या है, यह हमने पढ़ लिया यहां पर, ठीक है। दूसरा हमने आगे क्या पढ़ा, इसकी संरचना क्या है, संरचना के अंतर्गत 4 न्यायिक सदस्य होते हैं, फिर आपके अन्य पदेन सदस्य होते हैं। शक्ति यदि इसकी देखी जाए तो दीवानी न्यायालय के तौर पर इसको शक्ति प्रदान की जाती है। इसका कहने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मानव अधिकार आयोग स्वयं सुनवाई भी कर सकता है, सबूत भी इकट्ठे कर सकता है। जिस तरीके से मैंने आपको प्रारंभिक परीक्षा, अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो मैंने आपका ये पूरा एक्ट आपको पढ़ाया हुआ है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम वाला, डिटेल में आप उसको पढ़ लेना, उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी कि ये दीवानी न्यायालय के तौर पर कार्य करता है और इसका मुख्यालय कहां पर है, आपका नई दिल्ली में है। अब देखिए, ये चूंकि मैं 15 नंबर के प्रश्न के अनुसार नोट्स मैंने आपको बना के दिया है, यहां पर संरचना आपकी यहां पे खत्म होगी। डिटेल यदि आपको चाहिए तो डिटेल के लिए मेरे वाले नोट्स जो है आपके एक्ट वाले, ये डिटेल में यहां पर आपको पूरा दिया गया है, आप यहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके कार्य क्या है, परीक्षा में कैसे लिखना उसके आंसर बता रहा हूं। मानव अधिकार के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करना, क्योंकि मान लीजिए अगर आपसे मानव अधिकार आयोग अगर पूछा जाए और उसमें जो कार्य जिस तरीके से आपके धाराओं में यहां पे दिए गए हैं और प्रश्न यदि आपका 6 नंबर में आया है तो इन सभी चीजों को आप वहां पर 6 नंबर में नहीं लिख पाएंगे। तो आपका उत्तर कैसा होना चाहिए, आपका उत्तर सटीक होना चाहिए, ठीक है। तो इसके कार्य क्या है आप उसको समझिए। मानव अधिकारों से संबंधित शिकायतों की जांच करना, आयोग के जो नियम है उसके अनुसार या तो वो व्यक्ति जिसके मानव अधिकारों का हनन हुआ है, वो 3 प्रकार से शिकायत मानव अधिकार के पास में जाती है। या तो वो व्यक्ति जिस व्यक्ति के साथ मानव अधिकार का हनन हुआ वह मानव अधिकार आयोग के पास में जा सकता है, या जिस व्यक्ति के ऊपर अत्याचार हुआ है या जिसके मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसका कोई करीबी जाकर मानव अधिकार आयोग में शिकायत कर सकता है, या ये दोनों नहीं है और अगर ह्यूमन राइट कमीशन के पास में कोई ऐसी खबर जाती है जहां वो खुद एक संज्ञान लेता है कि मानव अधिकार के जो नियम कानून है उसके विरुद्ध मानव अधिकारों का हनन किया गया है, तो वो स्वयं जाके भी संज्ञान कर सकता है। तो कभी आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि मानव अधिकार आयोग किन किन जगहों पर कार्रवाई कर सकता है, किस तरीके से कर सकता है, तो 3 तरीके से, या तो व्यक्ति खुद शिकायत करे या उसको कोई संबंधी शिकायत करे या मानव अधिकार आयोग स्वयं संज्ञान ले, ठीक है। तो सिंपल एक लाइन में आप लिख सकते हैं, मानव अधिकार उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करना। जेलों एवं बंदी गृहों में जाकर वहां की स्थिति को देखना एवं सुधार हेतु अनुशंसा करना। चूंकि जेल व्यक्तियों के अधिकारों को सीमित करता है, सजा के लिए जेल भेजा जाता है, इसलिए कहीं जेल और बंदी गृह के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के साथ में भले वह अपराधी है, कोई अमानवीय व्यवहार तो नहीं हो रहा है। क्या उसे भोजन ढंग से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या उसकी स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है, क्या उसे जेल के अंतर्गत ऐसे प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं जिससे वो जेल से रिहा होने के बाद में एक स्वतंत्र और स्वावलंबी जीवन व्यतीत कर सकता है। तो इस तरीके से जेल और बंदी गृहों में जाकर मानव अधिकार आयोग क्या करता है, कैदियों की स्थिति देखता है और उनसे संबंधित जो सुधार हो सकता है उसके लिए सरकार को क्या करता है, अनुशंसा करता है। मानव अधिकार से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संधि समझौतों का प्रभावी क्रियान्वयन, यदि किसी भी परिस्थिति में भारत मानव अधिकार को लेके या ह्यूमन राइट्स को लेके किसी दूसरे देश के साथ में कोई समझौता करता है तो पहली बात, इन संधि समझौतों का रिव्यू भी मानव अधिकार आयोग करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि समझौता किसी व्यक्तिगत मानव अधिकार या भारतीय कानून के अंतर्गत जिनको मानव अधिकार दिया गया है उनके खिलाफ तो नहीं है। और यदि कोई ऐसी संधि की गई है तो उसके अंतर्गत मानव अधिकार आयोग जो भी संधि, जो भी ट्रीटी आपकी किससे संबंधित है, ह्यूमन राइट से संबंधित है, उसके प्रभावी क्रियान्वयन में मदद करेगी। प्रभावी क्रियान्वयन की बात क्या करेंगे, जैसे यदि आप मानव अधिकार की बात करो तो यूएनओ का भी चार्टर आपका आता है मानव अधिकार से संबंधित, ठीक है। यूएनओ तक में बात होती है, यूनाइटेड नेशंस में भी आपकी बात होती है। तो वहां पर जो भारत जिस
लहजे के साथ में, जिस मुद्रा में भारत उनके साथ में इकट्ठा हुआ है, तो भारत जब यूएनओ में शामिल हुआ तो उसे यह भी सुनिश्चित करना पड़ा कि वह अपने देश में अपने नागरिकों के मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि यूएनओ मानव अधिकारों का भी संरक्षक है वैश्विक स्तर पर। यानी अब जो यूएनओ और भारत के बीच में या किसी और देश और भारत के बीच में मानव अधिकार संबंधित कोई संधि समझौता हुआ है तो उसका प्रभावी क्रियान्वयन कराने की जिम्मेवारी किसके पास में होती है? मानव अधिकार आयोग के पास में होती है। मानव अधिकार संबंधी विधिक उपायों के प्रति जन जागरूकता पैदा करना। भारत देश में सबसे बड़ी समस्या है कि व्यक्ति को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। तो मानव अधिकार आयोग का यह कर्तव्य है कि वह लोगों के पास में पहुंचकर उनको उनके अधिकारों की जानकारी प्रदान करे और उनको एक प्रतिष्ठित जीवन जीने के तरीकों के बारे में बताएं। अब जैसे यदि आप देखेंगे, जैसे SC/ST आयोग जो आपका बना हुआ है, यदि किसी SC/ST आयोग है या फिर आपका SC/ST एक्ट बना है, मान लीजिए किसी को उस एक्ट के बारे में जानकारी नहीं है तो वो जाकर शिकायत नहीं करेगा, और यदि जानकारी है तो वो अपने ऊपर अत्याचारों के खिलाफ क्या करेगा? शिकायत करेगा। सिंपल। तो लोग अपने अधिकारों को जान सके, वह जागरूकता फैलाने का काम भी किसका है? मानव अधिकार आयोग का है। क्लियर? न्यायालयों में लंबित मानव अधिकारों जैसे हिंसा संबंधी मामलों में हस्तक्षेप करना, यानी कि यदि किसी परिस्थिति में कहीं पर कोई सामूहिक हिंसा हुई है, आप यहां पर यदि देख लीजिए कि जैसे गुजरात राइट्स आपके हुए थे, आपको याद हो गुजरात राइट्स, तो गुजरात राइट्स में किसी भी पक्ष के जब व्यक्ति मारे गए थे तो जब उनके साथ में न्याय नहीं हो रहा था, मामला लंबित था, तो मानव अधिकार ह्यूमन राइट कमीशन ने भी इसका संज्ञान लेकर सरकार से तुरंत कार्रवाई करने के लिए या न्यायालय से तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा था। यानी किसी भी परिस्थिति में यदि कोई सामूहिक हिंसा होती है या कहीं मानव अधिकारों का हनन होता है और उससे संबंधित कोई मामला न्यायालय में फंसा हुआ है तो मानव अधिकार आयोग क्या है? उसमें हस्तक्षेप करेगा। किसके लिए हस्तक्षेप करेगा? ताकि यथाशीघ्र उन व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा हो सके और उन्हें क्या मिल सके? न्याय मिल सके। मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों की सराहना करना। गैर सरकारी संगठन का मतलब होता है एनजीओ। एनजीओ आपका एक टॉपिक भी है, मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा भी वो टॉपिक आपका। मुझे लगता है कि अगले वीक तक आपका सेकंड पेपर पूरा खत्म हो जाएगा तो वो भी आप पढ़ लोगे उसमें। तो यह कहने का मतलब क्या है कि ह्यूमन राइट्स से आपने कई एनजीओ देखे, मुस्कान आपने देखा है बच्चों को पढ़ाने से लेके, और आपका एक आपने कैलाश सत्यार्थी वाले, आपने अगर नाम सुना हो, कैलाश सत्यार्थी का नाम सुना, नोबेल पुरस्कार विजेता जो मध्य प्रदेश के हैं, वो बचपन है शायद उनका, जो भी उनका एनजीओ है, तो वो क्या करते हैं? बच्चों के जिन बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो शिक्षा से विहीन है, उनको बचा के उनको क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। तो ऐसे एनजीओ जो नागरिकों के अधिकारों की, मानव अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए कार्यरत हैं, उनके प्रयासों की सराहना करना, उनको सपोर्ट करना और उनको आगे बढ़ाने का कार्य भी किसका है? मानव अधिकार का है। क्यों? क्योंकि सारे काम मानव अधिकार नहीं कर सकता है, इसलिए ये जो आपके नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या जो आपके एनजीओ होते हैं उनको भी क्या करते हैं? समर्थन प्राप्त होता है। किससे? मानव अधिकार आयोग से। ठीक है, याद रखना है। मानव अधिकार आयोग के क्षेत्र में शोध करना, उन कारणों को जानना जिससे मानव अधिकार उल्लंघन होता है। शोध का क्षेत्र क्या होता है? हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि यदि कहीं किसी परिस्थिति में, जो ये लाइन लिखी इसको आप ये समझिए कि शोध की आवश्यकता क्या है। यदि किसी क्षेत्र विशेष में जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, पारंपरिक आधार पर, किसी भी आधार पर व्यक्तियों के जो मूलभूत मानवीय अधिकार है उनका हनन हो रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल यदि हम यहां पर ले लीजिए कि मान लीजिए यदि आज किसी जगह पर सती हो कोई व्यक्ति, तो उस जगह पर ह्यूमन राइट कमीशन जाके क्या बोलेगा? आपका विरोध करेगा और कारण पहचानने की कोशिश करेगा कि ऐसा क्यों हुआ। समाज में जो व्यक्तियों की दूसरे व्यक्तियों के प्रति जो एक द्वेष भावना है, जिसके कारण वर्ग विशेष दूसरे वर्ग का शोषण करता है, उसमें भी शोध करना कि किस तरीके से इन वर्गों के बीच में सामंजस्य स्थापित करके हो रहे अत्याचार को कम किया जा सकता है। साथ में यह भी शोध करना कि मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष में यदि सरकारी नियंत्रण अत्यधिक है, जैसे आप अगर सीमाओं पर देखेंगे, सीमाओं पर सेनाओं का बहुत बड़ा नियंत्रण होता है, तो उन परिस्थितियों में यह शोध करना कि किस तरीके से सीमा पर जो सैनिक हैं वो भी अपना प्रॉपर काम कर सकें और सैनिकों के कार्यों से जो जन सामान्य है उनके अधिकारों का भी उल्लंघन ना हो। तो इस तरीके से पूरा शोध करना, एक प्रक्रिया में तैयार करना और सरकार को उसे अवगत कराना।
और वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपना। वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपना? आपका राष्ट्रपति को सौंपना। ठीक है, इनकी धाराएं क्या हैं, सब चीजें क्या हैं, ये सब आप मेरे जो पुराना वाला मेरा एक्ट है वो मैं एक्ट अभी आपका शामिल कर दूंगा यहां पर डाउनलोड करके, तो पूरा का पूरा एक्ट आप इसमें पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको डिटेल में भी मिल जाएगा। और प्रारंभिक परीक्षा वाले ध्यान से वो वाला एक्ट जरूर पढ़ें। मानव अधिकार आयोग का जो एक्ट है उसको बिल्कुल भी छोड़ने की गलती ना करें, क्योंकि एक्ट हटे हैं लेकिन आयोग है। और आपको भी पता है अभी जो आपके एक्ट के प्रश्न आते थे उसमें कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, इसी बार पूछ लीजिए कि आपके आयोग के सदस्यों को जो कार्यकाल है उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो अब भी आपसे प्रश्न पूछा सकता है, एक्ट हटे नहीं है, बस उनका रूप बदला है डेप्थ में न जाके, लेकिन एटलीस्ट इतना आपको एक्ट वाला वीडियो मेरा देखना पड़ेगा। चूंकि मैंने वहां डिटेल में पढ़ाया है वो मैं यहां पर शामिल कर दूंगा, तो आपको यह भी पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आलोचना। अब मुख्य परीक्षा के हिसाब से यदि हम यहां पर देखें तो हो सकता है मानव अधिकार आयोग की आलोचनात्मक मूल्यांकन भी आपको करने को आ जाए। ठीक है, जैसे जांच, इनके पास आलोचना किस बात की होती है? जांच संबंधी विशेष तंत्र का अभाव है। यहां पे यानी कहने का मतलब क्या है कि हां मानव अधिकार कार्य तो कर रहा है लेकिन इनकी जांच क्या है, एक लिमिटेशंस के अंतर्गत है। मैं एक पर्सनल लाइफ में, यदि मैं बुंदेलखंड में यहां पर बैठा हूं या आप लोग, आपने पर्सनल लाइफ में कब देखा ऐसा कि मानव ह्यूमन राइट कमीशन आपके पास आके आपके अधिकारों की बात कर रहा है? ह्यूमन राइट कमीशन अक्सर उन मुद्दों तक ही पहुंच पाता है जो मुद्दे कहीं ना कहीं जन सामान्य के पटल पर आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जन सामान्य के सामने आए मुद्दों में ही मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। ऐसे कई ऐसे और मुद्दे हैं जहां पर मानव अधिकारों का हनन होता है, चूंकि एक विशेष तंत्र इनके पास में नहीं है जो जमीनी स्तर पर जाकर पूरी तरीके से उन सभी हो रही घटनाओं के अंतर्गत भी एक्ट ले सके। इसलिए इनकी जो आलोचना निकल के आती है कि इनके पास में जांच संबंधी एक विशेष तंत्र का अभाव है। प्रकृति सलाहकारी, सिफारिशें बाध्यकारी नहीं। ठीक है, इसमें एक और कमी जो आलोचना निकल के आती है कि जो आपका मानव अधिकार आयोग है वह सरकार को केवल सलाह दे सकता है। इसका मतलब क्या है? जो मानव अधिकार आयोग की प्रकृति है, जो नेचर है, वो कैसा है? आपका एडवाइजरी है, यानी ये सलाह दे सकते हैं कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, लेकिन सरकार इनको मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि अगर मान लीजिए मानव अधिकार आयोग कोई सिफारिश दे रहा है और मान लीजिए सरकार यदि उसको नहीं मानती है तो उसमें कंडीशन क्या होती है? तो कहीं ना कहीं जिस मानव अधिकार उल्लंघन के बारे में जो सिफारिश या जो सलाह सरकार को दी गई है वो उल्लंघन लगातार होता रहेगा। तो यहां पे कमी क्या आती है कि मानव अधिकार आयोग के पास में शक्ति ये है कि भले वह सरकार को कोई सलाह दे दे, लेकिन यह सरकार के ऊपर निर्णय छूट जाता है कि वो उसके संबंधित कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। यह भी इसका एक कमजोर पक्ष और आलोचनात्मक पक्ष दिखाता है। तो इसकी प्रकृति क्या है? चूंकि प्रकृति इसकी सलाहकारी है लेकिन इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं है, यानी राज्य इसकी सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि मानता है, वो एक अलग बात है, लेकिन बाध्यता नहीं है कि अगर चाहे तो जिस समय चाहे तो आयोग अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकता है। राज्य या सरकार के द्वारा ही वह अपने कार्यों कर सकता है। अगला, पीड़ित पक्ष को व्यवहारिक न्याय देने में असमर्थ है। पीड़ित पक्ष को व्यवहारिक न्याय देने से मतलब क्या है? अब चूंकि यह एक कोर्ट के तरीके से काम तो करता है, लेकिन सजा देने का अधिकार आपके सिविल कोर्ट, जो नॉर्मल आपकी जुडिशरी सिस्टम है, उसके पास में। यानी ये बात तो सही है कि पीड़ित पक्ष का ये समर्थन करके कोर्ट में जाके अपने पक्ष को रखता है, जांच करता है, सरकारी अधिकारियों की जांच अपने पास मंगा सकता है, सब चीजें हैं जो आपको मैंने एक्ट में पढ़ा है, वो सब चीजें होती है। लेकिन वास्तविकता में जो पूरा न्याय होता है वो अंतोगत्वा जाकर जो आपके न्यायालय हैं उन न्यायालयों से ही मिलता है व्यक्ति को। यानी कि व्यवहारिक न्याय देने में असमर्थ क्या है कि हां, व्यक्ति के मानव अधिकारों का उल्लंघन होने पर उसका समर्थन करता है, लेकिन व्यवहारिक न्याय नहीं दिला पाता, यानी वास्तविकता में न्याय नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो न्याय की शक्ति किसके पास है? न्यायालयों के पास है, ना कि आयोगों के पास है। क्लियर है? इसको आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को सरकार के द्वारा जान या माल की कोई हानि होती है तो उस समय आयोग केवल अपनी सिफारिश कर सकता है,
उसके अंतर्गत सरकार को सजा देना न्यायालय का काम है। यदि न्यायालय उनको सजा देगा तो सजा वो मान्य होगी, न्यायालय सजा देगा तो मानव अधिकार आयोग क्या है, सजा नहीं दे सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यवहारिक न्याय जो वास्तविकता में दिखाई दे कि हाँ मानव अधिकार आयोग न्याय क्या है, तो मानव अधिकार आयोग न्याय नहीं करता है, सिर्फ न्याय तक ले जाने का कार्य करता है, प्रयास करता है। चूंकि ऊपर जो पॉइंट आपका लिखा है कि सलाहकारी तो है लेकिन सिफारिश बाध्यकारी नहीं है, तो यह भी इसका एक कमजोर पक्ष निकल के आता है कि भले इसको एक सिविल या दीवानी न्यायालय के तौर पर इसको देखा जाता है, लेकिन इसके पास में अंतिम जो निर्णय हो, अंतिम न्याय देने की शक्ति नहीं होती है। उन शिकायतों की जांच नहीं जो 1 साल बाद दर्ज कराई जाए। एक और इसका लिमिटेशन है कि मानव अधिकार आयोग उन शिकायतों के ऊपर कोई जांच नहीं कर सकता है जो 1 साल बाद की गई हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं एक निश्चित टाइम पीरियड में हो रहे मानव अधिकारों के उल्लंघन पर ही ध्यान देता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो उस समय कुछ साल तक लोगों के दबाव में है या किसी परिस्थिति में है और वो अपनी शिकायत नहीं कर पाता और बाद में उसमें शिकायत करने की हिम्मत होती है, तो मानव अधिकार आयोग क्या कहा है, उसके साथ में न्याय कराने के लिए जांच नहीं कर सकता है, फिर उसे जुडिशरी सिस्टम के पास ही जाना पड़ेगा। सशस्त्र बलों के संबंध में सीमित शक्तियां इत्यादि, अगर और यदि 6 नंबर में आपके आलोचना मूल्यांकन आए तो ये सब 1 2 3 4 5 पॉइंट और ऊपर नीचे आप इंट्रो लिख देंगे तो पूरा आपका हो जाएगा। सशस्त्र बलों से मतलब क्या होता है, आपको ध्यान रखना कि जो राज्य की पुलिस है उसको छोड़ के जितनी भी केंद्रीय पुलिस होती है, केंद्रीय सेनाएं होती हैं, वो सभी आपकी सशस्त्र बल के अंतर्गत आती हैं। इनके संबंध में एक सीमित शक्तियों का मतलब क्या है कि मान लीजिए आर्मी के द्वारा किसी मानव अधिकार का हनन किया जाता है तो मानव अधिकार आयोग सिर्फ और सिर्फ अपनी एक सिफारिश या मांग कर सकता है सरकार से ऊपर एक्शन लेने के लिए। यहां तक कि सशस्त्र बलों के संबंध में उन्हें जांच करने का भी पूर्ण अधिकार नहीं दिया गया। जांच कर सकते हैं लेकिन किसी भी सशस्त्र बल के अधिकारी को ना अपने पास बुला सकते हैं ना कुछ सकते हैं। उसके लिए उन्हें क्या है, जो सशस्त्र सेना, जैसे अब अगर आप सेना की बात करें तो सेना में तो जो सामान्य न्यायालय जो आपकी जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया है वो भी नहीं कर सकती है, उनका अलग ही एक आपका न्यायालय है जो आपका आर्मी कोर्ट होता है, उसी के अंतर्गत होगा। यानी कि सशस्त्र सेना के द्वारा हो रहे मानव अधिकारों के उल्लंघन में मानव अधिकार आयोग आज भी कमजोर पड़ता है। तो निष्कर्ष था, यहां पे निष्कर्ष जो आपको प्रश्न में लिखना है वो भी हम देख लेते हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है यद्यपि आयोग की प्रकृति सलाहकारी है किंतु सरकार को उसकी सलाह पर की गई कार्यवाही पर 1 महीने के भीतर सूचित करना होता है। सिफारिशें ना मानने का कारण भी सदन में बताना होता है, अतः इसका नैतिक प्रभाव सरकार पर रहता है। यहां पर निष्कर्ष में हम यह कह सकते हैं कि चूंकि भले सरकार क्या है, बाध्यकारी नहीं है, लेकिन आयोग ने जो सलाह दी है उसको लेकर सरकार को कार्यवाही 1 महीने के अंतर्गत करनी होती है और उसकी जानकारी सदन के पटल पर देना पड़ती है। तो नैतिक तौर पर सरकार को जिम्मेदार बनाने के लिए आयोग एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो इन शॉर्ट आपको अगर हम रिवीजन कर लें कि प्रत्येक भारत देश में यदि हम बात कर लें या विश्व में हम बात कर लें, मानव के वह मूलभूत अधिकार जो उसके जीवन के लिए अति आवश्यक हैं, उनको कानूनी तौर पर संरक्षित किया जा सके, उसके प्रयासों के लिए मानव अधिकार कार्य करता है। कहां कहां पर और लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनको बचा सके, इसके लिए शोध के लिए कार्य करता है, सपोर्ट करता है और कुल मिलाकर देश के किसी भी कोने में होने वाले सरकार तंत्र के दमन या सरकारी जो आपकी नीतियां हैं, यदि उससे कहीं कोई दमन होता है उसके खिलाफ सरकार को क्या करता है, आपका सलाह देता है। और इसके पास में ये शक्ति है कि यदि सरकार इसकी बात को नहीं मानती है तो संसद में आके जाके सरकार को क्या है, क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है, कारण बताना पड़ता है क्यों उन्होंने बात नहीं मानी है। यानी कहीं ना कहीं सरकार अपने नागरिकों के अधिकारों का हनन ना करे, इसकी देखरेख करना, इसका प्रहरी बनकर मानव अधिकार आयोग रहता है। ठीक है, तो ये मानव अधिकार आयोग आपका खत्म होता है। इसके बाद अगला आपका राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग रहेगा और अन्य जो आपके सारे आयोग हैं, जो मैं आपको यदि स्टार्टिंग में यहां पर बता दूं जिन आयोगों की हम यहां पर बात कर रहे हैं, आपका मानव अधिकार आयोग मैंने कर दिया है। फिर आपका अगले जितने भी आपके आयोग हैं पूरे मैं आपके खत्म कराऊंगा सारे के सारे। और इसी तरीके से मुख्य परीक्षा के पैटर्न में कि जिस तरीके से आपका प्रश्न बनता है उस तरीके से आपका ये पूरा कवर करा जाएगा। यदि आप हमारा ये कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड करें। हमारे एप्लीकेशन के ऊपर 10,000 रुपीज में अभी ये कोर्स है। अभी सभी को 1,000 रुपए का आपका रिफंड मिल रहा है। यदि आप लोग लेंगे तो 9,000 रुपए में 2020 की प्री मेंस ये पूरी आपकी कवर होती है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें। इस वीडियो के बाद में सारे आयोग आपको हमारे कोर्स के अंतर्गत ही प्राप्त होंगे। केवल ये वीडियो आपको फ्री यूट्यूब के ऊपर दिया जा रहा है। ठीक है, सभी को नमस्कार, सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद।